नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं एजुकेशनल एक्सपर्टीज पर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बच्चों, वो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के ऊपर होगी। आज हम ये जानेंगे कि वीवर ने क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स कौन से बेसिस पे बनाए और उनके क्या फायदे रहे कृषि के अंदर। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं, पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जब भी हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हमें कुछ नाम दिमाग में डायरेक्टली आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं विटलसे की बात करते हैं, वीवर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो नाम है वो हमारे मन में आ जाता है कि इनके योगदान की वजह से जो कृषि भूगोल का विकास है वो और ज्यादा हो पाए हैं, ठीक है। तो जब भी हम वीवर्स की बात करते हैं तो वीवर जी ने 1954 में स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करी, यानी सांख्यिकी तकनीकी का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, क्रॉप्स के कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है। अब वो क्रॉप्स के कॉम्बिनेशन एक क्षेत्र विशेष में थे, यानी उन्होंने मिडल वेस्ट यूएसए का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने वहां के क्लाइमेट के अनुसार कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए। अब वो कॉम्बिनेशंस उन्होंने इसलिए बनाए ताकि जो कृषि उत्पादन है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। देखिए होता क्या है बच्चों कि एक अगर खेत में, एक यानी पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल फार्म में अगर हम एक ही प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं तो क्या होगा कि वो जो फसल है वो एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों का, यानी न्यूट्रिएंट्स का क्या करेगी, यूज करेगी। अब उस मिट्टी में लगातार उसी फसल की खेती करने से वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब जब वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिट्टी क्या हो जाएगी, अपनी उर्वरकता क्षमता खो देगी, ठीक है। अब जब वो उर्वरकता क्षमता खो देगी तो यानी हम उसमें बाद में अच्छी फसल नहीं उगा सकते हैं। तो इसी कमियों को दूर करने के लिए वीवर्स ने क्या किया, कॉम्बिनेशंस का यूज किया ताकि इस तरह की समस्याओं का जो सामना फार्मर्स करते हैं उनको ना करना पड़े, ठीक है। उन्होंने 1081 कंट्रीज अंडर इस वर्क, तो उन्होंने 1081 तरीके इस्तेमाल किए, स्टैटिस्टिक्स मतलब उन्होंने 1081 सांख्यिकी तरीकों का यूज किया ताकि वो कुछ विशेष प्रकार के क्रॉप कॉम्बिनेशंस का क्या करें, निकाल सके विशेष प्रकार के क्रॉप कॉम्बिनेशन। ड्यूरिंग हिज केस स्टडी ही फाउंड दैट कंट्रीज अदर देन हॉस्टन मिनीसोटा शोड अ कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूज्ड पिक्चर ऑफ परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट क्रॉप। तो उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि यूएसए की हॉस्टन और मिनीसोटा रीजन में ना बड़ी कंफ्यूज करने वाली पिक्चर सामने आती है जब हम क्रॉप्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि क्रॉप कॉम्बिनेशंस दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, एक तो आपने टेक्निक दे दी, अगर फार्मर का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है वो उस टेक्निक का यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी कमाएगा, ज्यादा से ज्यादा किसी क्रॉप का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। और जो लैंड का वेस्ट हो, जो लैंड वेस्ट चला जाता है, खाली चला जाता है, परती चला जाता है, वो बर्बादी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इट सीम्स ऑब्वियस दैट देयर वाज अ नीड टू डिवाइस रिग्रियस अप्रोच दैट वुड प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव कांस्टेंट प्रिसाइसली रिपीटेबल प्रोसीजर एंड वुड यील्ड कंपेरेबल रिजल्ट फॉर डिफरेंट ईयर एंड लोकेलिटी। तो यह स्पष्ट लग रहा था कि एक कठोर दृष्टिकोण की हमें आवश्यकता है। सिर्फ उन्होंने एक क्रॉप कॉम्बिनेशन का आइडिया दिया, बट इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है और किस प्रकार करना है, कौन से तरीके होंगे, वो सारी चीजें इन्होंने नहीं बताई, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हमें उन जो ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने सेट किए थे क्रॉप कॉम्बिनेशन बनाने के, अगर हमें उन ऑब्जेक्टिव्स को पाना है तो हमें क्या करना होगा, इसको कांस्टेंट और प्रिसाइसली किसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड पे हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा इन टेक्निक्स का, ठीक है। तो हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो एक रीजन लेंगे वहां पर ये डायरेक्ट टेक्निक का यूज करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम एक क्लाइमेट बेस्ड एक पैटर्न बनाएंगे कि कौन से क्लाइमेट वाले एरिया में कौन सी क्रॉप जो है उसका आप ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, और उसमें भी हम कौन से कॉम्बिनेशन बनाएं जिसकी वजह से हमें मोर 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 प्रोडक्शन मिल सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो उन्होंने स्टैंडर्ड मेजरमेंट का यूज किया, ठीक है, यानी उन्होंने मानक मानक माप का जो सैद्धांतिक तरीका है उसका यूज किया। तो उन्होंने 6 चीजें दी। पहले में उन्होंने बात करी मोनोकल्चर की। देखो मोनोकल्चर का मतलब होता है एक फसलीकरण। उन्होंने कहा कि 100% हार्वेस्टेड लैंड पे
हार्वेस्टेड लैंड का मतलब वो होता है कि वो जमीन जो खेती के लिए उपलब्ध हो। तो 100% हार्वेस्टेड लैंड पे हम क्या करेंगे, एक फसल का उत्पादन करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोकल्चर कहेंगे, यानी एक फसलीकरण कहेंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि टू क्रॉप कॉम्बिनेशन यानी द्विफसलीकरण। हम एक ही खेत में दो तरह की फसलों का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, यानी 50%। मान लिया कि मेरे पास ये खेत है, मैंने आधे खेत पे गेहूं लगा दिया और इस आधे खेत पे मैंने क्या लगा दिया, चना लगा दिया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, टू क्रॉप कॉम्बिनेशन कहेंगे। उसके बाद उन्होंने बात करी थ्री क्रॉप कॉम्बिनेशन की, यानी तीन फसलों के कॉम्बिनेशन की, जिसमें उन्होंने 33.3% एरिया को क्या किया, कैप्चर करने की कोशिश करी, यानी एक खेत के तीन इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक है, इस पार्ट में कुछ और उगाया, इस पार्ट में कुछ और उगाया, इस पार्ट में कुछ और उगाया, बट सीजन के अकॉर्डिंग ही आपको इन खेत के अंदर फसलों का उत्पादन करना है। ऐसा नहीं है आपने एक हिस्से में चावल उगा दिया और दूसरे में गेहूं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फोर क्रॉप कॉम्बिनेशन की बात करी, यानी 25% खेत पे एक फसल, 25 पे दूसरी, 25 पे तीसरी, अनदर 25 पे चौथी फसल। उसके बाद उन्होंने 5 क्रॉप कॉम्बिनेशन, यानी हर 20% पार्ट पे अलग अलग क्रॉप्स का हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। एट द एंड उन्होंने 10 क्रॉप कॉम्बिनेशन की बात कही कि मतलब खेत के 10% हिस्से पे हम क्या करेंगे, एक विशेष प्रकार की फसल का उत्पादन करेंगे, फिर अगले 10% पे हम क्या करेंगे, एक अलग और बेहतरीन उपज आने वाली फसल का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला कैसे, तो उनका जो फॉर्मूला था, उनका फॉर्मूला ये था, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अब डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्रॉप परसेंटेज इन स्टडी रीजन द परसेंटेज इन थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली डी स्क्वायर का मतलब ये है कि एक्चुअल में आप उस खेत पे कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और थ्योरेटिकली हमने कितना एज्यूम किया था कि कितना हो सकता है, तो दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर ऊपर लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ क्रॉप्स, यानी अगर आप 10 क्रॉप्स लगा रहे हैं तो यहाँ आप 10 नंबर लेंगे, अगर आप 5 क्रॉप्स लगा रहे हैं तो आप वहां पर 5 नंबर लेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला बच्चों याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये एक रीजन है तमिलनाडु का, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, ये एक तंजावुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा जो क्रॉप कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। तो अगर मैं टू क्रॉप कॉम्बिनेशन को देखूं तो आप देख सकते हैं वलंगाई मेन में टू क्रॉप कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है। जब हम बात करते हैं थ्री क्रॉप कॉम्बिनेशन का, तो थ्री क्रॉप कॉम्बिनेशन इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में किया गया है। अब हम बात करते हैं 7 क्रॉप कॉम्बिनेशन में, तो आपका नीदम मंगलम एरिया में 7 क्रॉप कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है और मन्नार गुडी में 8 क्रॉप कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है। कहने का मतलब है एक खेत के उन्होंने 2 3 4 5 6 7 8 8 हिस्से कर दिए और इन 8 हिस्सों पर बच्चों 8 अलग अलग तरह की क्रॉप्स का क्या किया, इन्होंने उत्पादन किया। अब इसके अंदर आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, पी यानी पैडी, बीजी यानी ब्लैक ग्राम, जीजी यानी ग्रीन ग्राम, जीएन मतलब ग्राउंड नट, सीओटी मतलब कॉटन, सीओ मतलब कोकोनट, जीएलवाई मतलब जिंजली। ठीक है, तो ये क्रॉप कॉम्बिनेशन इन्होंने क्या किए, अपने इस डिस्ट्रिक्ट में लगाए और बच्चों इसका प्रॉफिट भी हुआ। तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया और खेत जो है उनकी फर्टिलिटी भी डिक्रीज नहीं हुई। ठीक है, अब कुछ डिसएडवांटेज थे, यानी कुछ नुकसान थे वीवर की इस विधि के। देखो हर थ्योरी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट इसमें थे, पहला, इट इन्वॉल्व्स लेबोरियस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। देखिए खासकर उन देशों के लिए जहां पर बहुत ज़्यादा इलिटरेट पॉपुलेशन पाई जाती है, वहां पर इस मेथड को यूज करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साबित हो सकता है। इट गिव्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन फॉर एरिया ऑफ हाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो उच्च फसल विविधीकरण के क्षेत्रों के लिए जटिल संयोजन है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही क्रॉप को एक खेत पे उगाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर एक ही खेत पे 3-4 तरह की अलग से वो फसल उगा रहे हैं और उसका उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी उन देशों में देखने को मिली कि इसका कोई यूज नहीं लगा उन्हें कि हम अपने यहाँ पर इस मेथड को क्यों यूज करें. It occasionally tend to show lowent deviation for crop combination which include even one crop occupying as less and 1% of total harvested cropland. तो कभी कभी फसल संयोजन के लिए सबसे कम विचलन दिखता है जिसमें एक फसल भी शामिल हो जो कुल काटी गई फसल भूमि का कम और ज्यादा प्रतिशत भी हो सकती है. देखो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जो डेविएशन है ना वो लोवेस्ट डेविएशन दिखाता है यानी कम डेविएशन दिखाता है, जबकि होता क्या है कि उस एक पर्टिकुलर खेत में क्या पता एक क्रॉप का ऑक्यूपाइंग एरिया बहुत कम हो और बाकी क्रॉप का ऑक्यूपाइंग एरिया क्या हो, ज्यादा हो. ठीक है. सो आई होप गाइज आज की थ्योरी जो है आपको समझ में आई होगी. अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. एंड कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई थ्योरी के साथ. तो चैनल के साथ बने रहिए. थैंक यू गाइज. Fearless.